हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं जीवन एस चेक पॉइंट की डिटेल स्टडी की। हमने देखा था हमारे लास्ट वीडियो में कि सेल साइकिल में डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। जीवन एस चेक पॉइंट्स होता है G2 to M फेज के बीच में एक चेक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं G2M चेक पॉइंट, और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जिसे कहा जाता है M फेज माइटोटिक चेक पॉइंट या मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन स्टेज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आज हमारा फर्स्ट वीडियो बेस्ड होगा जो पूरे डिटेल स्टडी होगा कि जीवन एस चेक पॉइंट कैसे वर्क करता है, कैसे किसी भी सेल साइकिल को जीवन फेज में हॉल्ट कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन एस चेक पॉइंट। सबसे पहले जीवन एस चेक पॉइंट स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं सेल साइकिल। ये आपका सेल साइकिल है। सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज और ये है आपकी M फेज। हम फर्स्टली बात कर रहे हैं जीवन एस चेक पॉइंट की। इस चेक पॉइंट पे जहाँ सेल कहाँ से कहाँ मूव करती है, जीवन फेज से एस फेज की ओर, तो ये है आपका जीवन एस चेक पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट पे। जीवन एस चेक पॉइंट पे कौन से साइक्लिन कौन से सीडीकेज होंगे? साइक्लिन E और CDK2। बेसिकली कौन से साइक्लिन और CDK होंगे? CDK2। जीवन एस ट्रांजिशन फेज पे प्रेजेंट होते हैं साइक्लिन E और CDK2 कॉम्प्लेक्स। जब ये दोनों बनेंगे साइक्लिन E और CDK2 कॉम्प्लेक्स, तभी क्या होगा, उसके फंक्शन परफॉर्म होंगे और एस फेज के लिए जो भी या जीवन फेज के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सिंथेसाइज होंगे। अब कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्या मैकेनिज्म होगी, कैसे सिस्टम को ब्लॉक करेगा? एक सिंपल सी बात है, सपोज सेल के डीएनए में डैमेज है। सेल का डीएनए कैसा है? सेल का डीएनए डैमेज है, तो क्या हम उस डैमेज डीएनए के साथ ही सेल को आगे मूव करा देंगे? नहीं, हमें सेल को कहां पर रोकना है? जीवन फेज में ही रोकना है या जीवन एस ट्रांजिशन फेज पे ही रोकना है, उसे एस फेज में मूव नहीं होने देना है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको साइक्लिन E और CDK2 कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करना है। यदि साइक्लिन E और CDK2 कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाएगा, मतलब इस फेज का साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो गया, तो अब सेल आगे मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी नेसेसरी एंजाइम है वो तो सिंथेसाइज ही कौन करता है? एस फेज के लिए जीवन एस ट्रांजिशन फेज। तो मतलब हमारा टारगेट है कि जीवन एस ट्रांजिशन फेज के साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देना है या उसको वहीं रोक देना है, ताकि सेल साइकिल में आगे मूव नहीं कर पाए। अब कैसे साइक्लिन E और CDK2 कॉम्प्लेक्स ब्लॉक होंगे वही हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही सेल चेक पॉइंट में एंटर करेगी, ये है आपका साइक्लिन E, ये है आपका साइक्लिन E और CDK2 कॉम्प्लेक्स। साइक्लिन E और CDK2 कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन E और CDK2 कहाँ का? साइक्लिन E और CDK2 जीवन एस ट्रांजिशन फेज का। साइक्लिन E और CDK2 कॉम्प्लेक्स जीवन एस ट्रांजिशन फेज का है ये। अब कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी वह देखते हैं। सपोज सेल का डीएनए डैमेज है। सेल का डीएनए जैसे ही डैमेज होता है, सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज है या सिंगल, सेल सबसे पहले क्या आइडेंटिफाइड करती है? सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज है। यदि सेल में डबल स्टैंडर्ड डैमेज है, मतलब सेल के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड डैमेज हैं, तब कौन एक्टिवेट होगा? बेसिकली ATM। कौन एक्टिवेट होगा? ATM एक्टिवेट होंगे। यदि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज है, तो कौन एक्टिवेट होंगे? ATR। यदि ATM एक्टिवेट होंगे, ATR एक्टिवेट होते हैं तो CHK1 को एक्टिवेट करते हैं, और यदि ATM एक्टिवेट होते हैं तो CHK1 या 2 दोनों में से किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रोटीन है बेसिकली। ATM, ATR, CHK1, CHK2 क्या है? प्रोटीन है जो फॉस्फोराइलेशन होने पे फर्दर फंक्शन परफॉर्म करती है। अब सबसे पहले डीएनए डैमेज है, सेल ने देख लिया कि सेल में डीएनए डैमेज है। यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज है, सिंगल स्टैंडर्ड, उसने देख लिया। सबसे पहले ATM को एक्टिवेट किया। ATM ने क्या किया? ATM जैसे ही एक्टिवेट होंगे, नेक्स्ट स्टेज में CHK2 प्रोटीन का क्या करा देंगे? फॉस्फोराइलेशन करा देंगे और CHK2 प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे। CHK2 प्रोटीन का क्या करा दिया? फॉस्फोराइलेशन, और उसको एक्टिवेट कर दिया। CHK2 प्रोटीन जैसे ही फॉस्फोराइलेटेड होगी, नेक्स्ट स्टेज में वो किस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी? P53 को। नेक्स्ट स्टेज में वो क्या करेगी? P53 का फॉस्फोराइलेशन कराएगी। P53 प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा देगी और उसको एक्टिवेट कर देगी। कौन? CHK2। P53 फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद कैसी हो जाती है? स्टेबल हो जाती है।
P53 क्या है, फॉस्फोराइलेशन के बाद स्टेबल हो जाती है। नॉर्मल सेल साइकिल में P53 किससे बाइंड होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि सपोज सेल में कोई भी डीएनए डैमेज नहीं है और सेल साइकिल में मूव कर रही है, तब P53 किससे बाइंड होती है, MDM2 से। ये आपकी P53 है, ये नॉर्मल कंडीशन में किससे बाइंड होती है, MDM2 से। MDM2 यूबिक्विटिन लाइगेज फैमिली का मेंबर है। किसका मेंबर है, बेसिकली यूबिक्विटिन लाइगेज फैमिली का, यूबिक्विटिन लाइगेज फैमिली का मेंबर है। यूबिक्विटिन लाइगेज फैमिली का मेंबर है, इट मीन्स इसमें मल्टीपल, जैसे ही नॉर्मल सेल साइकिल के मूव कंडीशन में, इस कंडीशन में P53 कैसा रहता है, अनस्टेबल, क्योंकि MDM2 से किसको ऐड कर देगी, पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप को ऐड कर देगी, पॉलीयूबिक्विटिलाइजेशन करा देगी उसका, जिससे P53 का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन। ये क्या है, यूबिक्विटिन लाइगेज, इससे क्या ऐड कर देगा, पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप। जैसे ही पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप हुआ, P53 कैसा हो गया, डिग्रेड। ठीक है, बट डीएनए डैमेज की कंडीशन में हमारी बॉडी के, हमारे सेल के ATM एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ATM CHK2 का फॉस्फोराइलेशन करा के उनको एक्टिवेट कर देंगे। CHK2 नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, P53 का फॉस्फोराइलेशन करा देगा, और जैसे ही P53 का फॉस्फोराइलेशन होता है, P53 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, वो MDM2 से डिसोसिएट हो जाता है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, MDM2 से क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर P53 किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री फॉर्म में। यदि MDM2 के साथ एसोसिएट रहता तो उसका क्या हो जाता, डिस्ट्रक्शन हो जाता, डिग्रेडेशन हो जाता, क्योंकि उसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गए, तो वो MDM2 से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। जैसे ही अलग होगा फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। P53 कैसा हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब ये P53 क्या करेगा, एक बार यदि P53 एक्टिवेट हो गए तो P53 सेल के न्यूक्लियस में एंटर करेंगे, और न्यूक्लियस में जाके सेल का क्या वाला पार्ट है, बेसिकली P53 क्या करेगा, सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए से बाइंड होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए से बाइंड होंगे, कौन, P53 किससे बाइंड हो गया, न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए से बाइंड हो गया, जो फॉस्फोराइलेटेड था। अब इस P53 ने उस जीन से जाके बाइंड होगा जो किस प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है, P21। ध्यान रखिए, P21 इज अ इनहिबिटर प्रोटीन, जो CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करती है, और हमें कराना ही क्या था, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट। तो प्रोडक्शन किसका कराना था, इनहिबिटर प्रोटीन का। P53 क्या कर रही है, वही काम कर रही है। P53 जाके बाइंड होती है उस जीन से जो किसका प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू P21 प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे। किस प्रोटीन का प्रोडक्शन हो चुका है, P21 प्रोटीन। अब P21 प्रोटीन क्या थी हमारी, P21 प्रोटीन CKI इनहिबिटर प्रोटीन, जो किसको इनहिबिट कर रही थी, CDK को इनहिबिट कर रही थी। ठीक है, P53 ने किसका प्रोडक्शन करा दिया, P21 का प्रोडक्शन करा दिया। अब ये इनहिबिटर प्रोटीन P53 जाके किसका प्रोडक्शन करा देगा, उस ट्रांसक्रिप्शन जीन से जाके बाइंड होगा, और उस किसका प्रोडक्शन करा दिया उसने, P21 का। P21 क्या है आपकी, बेसिकली इनहिबिटर प्रोटीन। अब ये P21 जाके क्या करेगा, जो एक्टिव साइक्लिन ई CDK कॉम्प्लेक्स है, एक्टिव साइक्लिन ई CDK कॉम्प्लेक्स है, उससे जाके बाइंड हो जाएगा और उसको इनहिबिट कर देगा। ये क्या था आपका, P21 साइक्लिन ई कॉम्प्लेक्स को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, या उसे इनएक्टिव कर दिया, इसकी प्रोसेस को क्या कर दिया, ब्लॉक। अब जैसे ही ये साइक्लिन ई CDK कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो गया, मतलब उस फेज के साइक्लिन ई CDK ने अपना फंक्शन क्या करेगा, अब फर्दर परफॉर्म नहीं करेगा, फंक्शन फर्दर परफॉर्म नहीं करेगा, तो सेल उसी फेज में क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। तो बहुत बेसिक पाथवे, ध्यान से समझिएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सेल में डबल स्टैंड है, हमें क्या कराना था, या तो M साइक्लिन या CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कराने के लिए कोई भी इनहिबिटर प्रोटीन की सिंथेसिस करानी थी। इनहिबिटर प्रोटीन क्या होती है, P21, P16 या P27, इनमें से किसी भी प्रोटीन का हमें प्रोडक्शन कराना था, मेमल्स के केस में देखा जाए। ये देखते हैं हम कि हमारा जो P53 हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन है, जो किसका प्रोडक्शन कराते हैं, यदि उसको एक्टिवेट करा देंगे तो वो इनहिबिटर प्रोटीन P21 को सिंथेसाइज करने लग जाती है। बट P53 को कौन ब्लॉक करके रखता है, MDM2। ये एक टाइप का यूबिक्विटिन लाइगेज है जो P53 का क्या करा देता है, डिग्रेडेशन।
हमें P53 को फ्री कराना था, तो कैसे? जैसे ही सेल G1S ट्रांजिशन फेज पे जाती है, सेल साइकिल के थ्रू ये चेक किया जाता है कि हाँ इस सेल का डीएनए डैमेज है। सेल ने चेक किया डीएनए डैमेज है, जैसे ही डीएनए डैमेज होता है एटीएम एक्टिवेट हो जाते हैं। एटीएम क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही एटीएम एक्टिवेट होते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो प्रोटीन CHK2 का क्या कर देंगे? फॉस्फोराइलेशन। CHK2 का फॉस्फोराइलेशन होगा। CHK2 जैसे ही फॉस्फोराइलेटेड होगी, वो बाउंड कंडीशन में प्रेजेंट P53 को क्या कर देंगे? फॉस्फोराइलेटेड। जैसे ही P53 फॉस्फोराइलेट हुए, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ, वो क्या हो गया? MDM2 से डिसोसिएट हो गया और स्टेबल P53 में कन्वर्ट हो गया। अब उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। P53 जैसे स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियस में एंटर करेगा। न्यूक्लियस में प्रेजेंट P21 के जीन से बाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, P21 प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इनहिबिटर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका है। ये इनहिबिटर प्रोटीन जाके साइक्लिन E CDK2 कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देगी। साइक्लिन E CDK2 कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो गया, मतलब सेल साइकिल क्या होगा? वहीं पे ब्लॉक हो चुका है, अब आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक पाथवे था आपका कि G1S ट्रांजिट चेक पॉइंट पर कैसे सेल साइकिल अरेस्ट होती है। एक और प्रोसेस हो सकती है आपकी बेसिकली कि हमारे पास एक एंजाइम है फॉस्फेटेज। हमने V1 काइनेज देखा था। V1 काइनेज इनहिबिटरी साइट पे क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करा देता है। इनहिबिटरी साइट पे क्या करा देता है? फॉस्फोराइलेशन। हमने अलग अलग एंजाइम देखे थे। V1 काइनेज जो बेसिकली थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 रेसिड्यू पे कहाँ, किसके? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। वो इनहिबिटर साइट होती है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आप साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। या तो ये CHK2 का फॉस्फोराइलेशन हो जाए या CHK1, जिस भी डीएनए का आपका म्यूटेशन हुआ है, डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एटीएम ने CHK2 का फॉस्फोराइलेशन कराया या CHK1 का फॉस्फोराइलेशन हुआ। ये दोनों क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? CDC25 जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, CDC25 फॉस्फेटेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। कौन? CHK1 या CHK2 जो एक्टिव होने के बाद, यदि डीएनए डैमेज है तो एक पाथवे कैसा चलता है? CDC25 का क्या करा दो? फॉस्फोराइलेशन। ये कैसा एंजाइम है? फॉस्फेटेज एंजाइम है जो कहां से फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करता है? रिमूव फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम इनहिबिटर साइट, इनहिबिटर रेसिड्यू से फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव कर देता है। इनहिबिटर रेसिड्यू से फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव कर देता है। हमने देखे थे V1 काइनेज इनहिबिटर रेसिड्यू पे फॉस्फोरिल ग्रुप को अटैच करता है, थ्रियोनिन पे या टायरोसिन पे। CDC25 आता है, 25A डिफरेंट टाइप करते हैं, CDC25A, 25B और 25C। ए का फॉस्फोराइलेशन करा दिया, इसने क्या किया? फॉस्फेटेज एंजाइम होता है एक टाइप का जो रिमूव कर देता है फॉस्फोरस को। कहाँ से? इनहिबिटर रेसिड्यू से। अब यदि इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, नॉर्मल कंडीशन में इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन यदि इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया तो ये खुद क्या होगा? प्रोटियोलाइसिस या इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? यूबिक्विटिनाइजेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसका डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन कैसे डिग्रेडेशन होगा? वही यूबिक्विटिन ग्रुप आके अटैच होंगे, मल्टीपल यूबिक्विटिन ग्रुप अटैच हो जाएंगे और इसका क्या कर देंगे? प्रोटियोसोम के थ्रू डिग्रेडेशन करा देंगे। CDC25A का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इसका डिग्रेडेशन हो चुका है, मतलब अब ये तो एक्टिव नहीं है, और यदि ये एक्टिव नहीं रहेगी तो V1 काइनेज ने जिस फॉस्फोरिल ग्रुप को आपके टारगेट रेसिड्यू पे ऐड किया था वो एज इट इज रहेंगे। मतलब साइक्लिन E CDK2 कॉम्प्लेक्स पे जिसमें उसने कहाँ एक्टिव किया था? बेसिकली ऐड किया था टायरोसिन 15 पे फॉस्फोराइलेशन किया था, और थ्रियोनिन 14 पे जो फॉस्फोराइलेशन किया था वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि CDC25A ने तो वर्क ही नहीं किया, उनको रिमूव ही नहीं किया। तो मतलब अब वो किस फॉर्म में रहेंगे? इनहिबिट फॉर्म में ही रहेंगे, इनएक्टिव कंडीशन में ही रहेंगे। यदि ये इनएक्टिव है तो भी सेल साइकिल क्या होगा? उसी स्टेज में आपका हॉल्ट हो जाएगा या अरेस्ट हो जाएगा। तो दो टाइप के पाथवे देख लिया हमने। फर्स्ट पाथवे तो होपफुली आपको समझ में आएगा कैसा एक्टिवेट होगा। सेकंड क्या होगा? यदि डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक है तो उसके अकॉर्डिंग ATM CHK1-2 का फॉस्फोराइलेशन होगा। वो फॉस्फोराइलेशन किसका करा देगा? CDC25A का। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप ऐड होंगे, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो गया, मतलब ये एक टाइप की फॉस्फेटेज प्रोटीन थी जो इनहिबिटर रेसिड्यू से फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव कर रही थी।
अब इनहिबिटर रेसिड्यू पे फॉस्फोरिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। यदि इनहिबिटर रेसिड्यू पे फॉस्फोरिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे मतलब अब वो साइक्लिन ई CDK कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, ब्लॉक या इनएक्टिव कंडीशन में ही प्रेजेंट रहेगा। तो ये था आपका G1S ट्रांजिशन फेज। ये G1S चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे सेल साइकिल को G1 फेज में अरेस्ट करके रखते हैं। होपफुली ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। जहां भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो डाउट आपके सॉल्व हो। यदि वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।